वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन पीजीटी हिंदी 2022, ठीक है ना। तो इस वीडियो से पहले भी हमने बहुत सी वीडियोस को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हो। लिंक आपको प्रदान कर दिया गया है। और हमारी टीम के द्वारा 2 कोर्स लॉन्च भी कर दिए गए हैं। एक है आपका IIT कमीशन और दूसरा है पीजीटी हिंदी। अगर इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। नंबर यहाँ पर लिखा गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? विकल्प में है पद्माकर, बिहारी, घनानंद, रसखान। तो चलिए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो प्रश्न पत्र है पीजीटी हिंदी 2016 का है। जो एचपी में पीजीटी हिंदी 2016 हुआ था ना, उसका प्रश्न पत्र है ये। इसे हम डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिस्कस करेंगे और जब अंत में एक आपको मर्ज वीडियो मैं दे दूंगा, ठीक है ना। तो आपको फ़ायदा रहेगा इसका। तो चलिए सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर क्या सही उत्तर होगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा, उत्तर होगा, तो वो होगा विकल्प बी, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर। ये पंक्ति हो जाएगी बिहारी की। पहले का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? विकल्प में है बांगरू, कौरवी, मेरठी, पैशाची। तो चलिए यहाँ पर भी अपना उत्तर का चयन कीजिए। मेरे उत्तर देने से पहले आपने उत्तर देना है या किसी पेज पर लिखना है, इससे आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो दूसरे प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा तो वो कौरवी होगा। खड़ी बोली को अन्य नाम से जाना जाता है तो वो होगा कौरवी। अगला प्रश्न है 3, राजा लक्ष्मण सिंह किस तरह की हिंदी के पक्षधर थे? चलिए बताइए। हिंदुस्तानी, दक्खनी हिंदी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी, उर्दू मिश्रित हिंदी। तीसरे का क्या सही विकल्प होगा? तो ये हो जाएगा तीसरे का सी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्षधर थे राजा लक्ष्मण सिंह। अगर आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाए कि जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे वो किस प्रकार की हिंदी के पक्षधर थे, तो वो हिंदुस्तानी हिंदी के पक्षधर थे। हिंदुस्तानी हिंदी से मेरा तात्पर्य है उर्दू मिश्रित हिंदी, जिसमें उर्दू के शब्द अधिक देखने को मिलते थे। इस प्रकार की हिंदी के पक्षधर थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। और कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो राजा शिव प्रसाद है, इन्हें सितारे हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। सितारे हिंद की उपाधि देने के पश्चात जो भारतेंदु थे, पहले उन्हें हरिश्चंद्र जी कहते थे, पर उन्हें सितारे हिंद को उपाधि देने के पश्चात भारतेंदु की उपाधि प्रदान की गई थी। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पर 4, इसमें पूछा गया है भक्ति ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो जो ध्वनि संप्रदाय है तो इसके प्रवर्तक का नाम बताना है। विकल्प में है मम्मट, क्षेमेंद्र, भोजराज या आनंदवर्धन। चौथे का सही विकल्प बताइए, क्या सही उत्तर होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आनंदवर्धन। जो आनंदवर्धन थे, इनके द्वारा ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया था। अगला प्रश्न है 5, इसमें पूछा गया है प्रतिभा को काव्य रचना में किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो जो प्रतिभा है बताना है किसके अंतर्गत इसे रखा जाता है। विकल्प में है काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य आत्मा। चलिए 5वें का सही विकल्प बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प भी, काव्य हेतु के अंतर्गत प्रतिभा को रखा जाता है। अगला प्रश्न है 6, काव्य शास्त्रीय आचार्यों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए बता देता हूँ, बामन, अभिनव गुप्त, मम्मट या आनंदवर्धन। इन्हें आगे पीछे किया गया है, आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। सबसे पहले बामन आएंगे, फिर आनंदवर्धन, फिर अभिनव गुप्त आएंगे और सबसे अंत में मम्मट आएंगे, ठीक है। छठे का सही विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 7, इसमें पूछा गया है रस में साधारणीकरण के व्याख्याता कौन है? तो जो भरत मुनि के द्वारा रस संप्रदाय का व्याख्यान किया गया था या इसका प्रवर्तन किया गया था,
उसी के अंतर्गत पूछा गया है कि जो रस्म साधारणीकरण की व्याख्या किसने प्रस्तुत की थी। विकल्प है शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट या अभिनवगुप्त। तो बताना है सातवें का सही विकल्प क्या होगा। तो सातवें का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, भट्टनायक। रस्म साधारणीकरण की व्याख्या भट्टनायक के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न है 8। इसमें पूछा गया है काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है। विकल्प में है प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस या क्रोचे। तो सही विकल्प हो जाएगा 8वें का लोंजाइनस। काव्य में उदात्त तत्व को प्रमुख लोंजाइनस ने माना है। बाकी प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे ये भी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, सबसे प्रमुख माने जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 9। इसमें पूछा गया है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है। विकल्प में है कॉलरिज, इलियट, वर्ड्सवर्थ या रिचर्ड्स। तो सही विकल्प का चयन करें। तो जो 9वें का सही विकल्प हो जाएगा निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत इलियट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, बी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 10। इसमें पूछा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी। तो चलिए सही उत्तर का चयन करें। विकल्प बता देता हूं, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिवसिंह सेंगर, मिश्रबंधु या रामचंद्र शुक्ल। तो 10वें का सही विकल्प हो जाएगा शिवसिंह सेंगर के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की गई थी विकल्पों के अनुसार। अगर कभी गारसा दत्तासी दिया जाए तो वहाँ पर गारसा दत्तासी होंगे, पर यहाँ पर गारसा दत्तासी का विकल्प नहीं है, तो शिवसिंह सेंगर यहाँ पर हो जाएंगे। 10 का सही विकल्प बी। अगला प्रश्न है 11। इसमें पूछा गया है चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है। विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो 11 का सही विकल्प चयन करें। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। 11 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12। मिश्रबंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है। बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों ये वाला। विकल्प में है सरहप्पा, गोरखनाथ, विद्यापति या अमीर खुसरो। तो मिश्रबंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना जाता है गोरखनाथ को। 12 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपने बताना है कि जो मिश्रबंधुओं के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है और ये कितने भागों में विभाजित है। अगर आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं तो मैंने इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पहले ही बता दिए हैं, ठीक है ना। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पर आपको इनका उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 13। भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु पंक्ति के रचनाकार कौन है। विकल्प में है अब्दुल रहमान, हेमचंद्र, दामोदर शर्मा, भट्ट केदार। तो चलिए 13 का सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो 13 का सही विकल्प हो जाएगा हेमचंद्र। अगला प्रश्न है यहाँ पर 14। इसमें पूछा गया है कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है। विकल्प में श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, नगेंद्र या रामनरेश त्रिपाठी। तो जो 14 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएंगे विकल्प डी, रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा कविता कौमुदी का संग्रह किया गया था या इनकी पुस्तक ये मानी जाती है। अगला प्रश्न है 15। इसमें पूछा गया है मिश्रबंधुओं में शामिल नहीं है। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, केशव बिहारी मिश्र या सुखदेव बिहारी मिश्र। 15 का सही विकल्प क्या होगा। तो 15 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, केशव बिहारी मिश्र मिश्रबंधुओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 16।
इसमें पूछा गया है भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है। विकल्प में है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गार्सा दत्तासी, राहुल सांकृत्यायन। तो 16 का सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन को ये ईसाइयत की देन है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 17। तो ये प्रश्न थोड़ा सा गलत दे दिया गया है और ऑफिशियल आंसर की में भी इसका उत्तर नहीं दिया है, तो इसे यहाँ पर स्किप कर देंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या कैसे कैसे आएगा। तो यहाँ पर जो सभी क्रम दिए गए हैं ये गलत है। तो यहाँ पर जो सही क्रम आना था, सबसे पहले सूरदास आने थे। तो जो सूरदास का जन्म होना था 1516 ईस्वी के आसपास। इसके पश्चात जो मीराबाई जी आनी थी, नहीं फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले आनी थी सूरदास। इनका जो जन्म है 1478 के आसपास है। ठीक है ना, सूरदास का। फिर मीराबाई थी, इनका 1516 के आसपास है। फिर इसके पश्चात आने थे आपके तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म है 1532 ईस्वी के आसपास। और सबसे अंत में आने थे आपके दादू दयाल, और इनका जन्म है 1544। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कोई भी विकल्प यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न है बोर्ड के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है। विकल्प में है कबीर, नानक, नामदेव या दादू। तो सही विकल्प का चयन करें। तो जो 18 का सही विकल्प होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी, नामदेव। नामदेव जी ने कहा है मन मेरा सुई तन मेरा धागा। ठीक है, सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 19। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना कौन सी होगी। विकल्प में है हंस जवाहिर, चंदायन, सत्यवती कथा या मृगावती। तो 19 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा हंस जवाहिर। विकल्प ए सही हो जाएगा, हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना होगी। अगला प्रश्न है 20। इसमें पूछा गया है आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है। विकल्प में होंगे शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, बल्लवाचार्य। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें। तो आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है रामानंद को। 20 का सही विकल्प बी हो जाएगा। और किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु की संज्ञा दी थी। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करूँगा ये सभी मैंने अपने कोर्स में लॉन्च कर दिए हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये प्रश्न बहुत से इजी हैं। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हो तो ऐसे प्रश्न आपको कहीं भी टिक नहीं सकते आपके समक्ष ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है। प्रश्न संख्या 21। निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है। विकल्प में है विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। तो 21 का सही चयन करें। तो जो निम्बकाचार्य थे इनका संबंध रहा है द्वैताद्वैतवाद से। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 21 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22। सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहती असी होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए। तो उपयुक्त दोहा किस कवि का है। तो यहाँ पर 22 का सही विकल्प बताइए, सूरदास, तुलसीदास, रहीम या रसखान। तो जो 22 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, रहीम। रहीम की ये उक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको मैं इस दोहे की कथा बता देता हूँ। एक बार ऐसा होता है कि जो एक गरीब ब्राह्मण था, वो अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए बहुत ही चिंतित था कि वो किस प्रकार से अपनी पुत्री का विवाह करे। तो कहीं से सलाह मिली ब्राह्मण को कि आप तुलसीदास जी के पास जाइए, जो आपको अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए धन प्रदान कर देंगे। इसी चिंता के साथ वो तुलसीदास जी के पास जाता है और कहता है, महाराज मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है, कृपया आप मेरी सहायता करें। तो जो तुलसीदास थे वो भी एक तरह से अपने पास धन नहीं रखते थे। तो उन्हें एकदम से स्मरण आया कि जो उनके एक मित्र हैं रहीम, वे उन ब्राह्मण को रहीम के पास भेज देते हैं और वहाँ से वे उन्हें धन प्रदान कर देते हैं। तो उसी समय तुलसीदास ने उन ब्राह्मण के पास एक पंक्ति लिख कर दी थी। तुलसीदास ने लिखा था, सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहती असी होए।
तो जो ये पंक्ति कही थी तुलसीदास ने एक पत्र में लिखकर उस गरीब ब्राह्मण को दी थी, और जो गरीब ब्राह्मण था वो ये पंक्ति लेकर रहीम जी के पास गए और रहीम जी ने उस पंक्ति के नीचे एक और पंक्ति जोड़ दी, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए। ये पंक्ति रहीम ने जोड़ी थी और उस ब्राह्मण को अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए एक राशि दी थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 22 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 23, इसमें पूछा गया है युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कौन है। विकल्प में है केशवदास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र या सुखदेव मिश्र। तो सही विकल्प का चयन करें। तो 23 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा कुलपति मिश्र की रचना हो जाएगी युक्ति तरंगिणी, ठीक है। युक्ति तरंगिणी कुलपति मिश्र की रचना होगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 पूछा क्या है भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है। विकल्प में है बंदर सभा, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर या प्रातः समीरन। 24 का सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा विकल्प सी प्रेम सरोवर। तो जो प्रेम सरोवर है ये प्यार छंद में लिखी गई है और किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना होगी ये। अगला प्रश्न है यहाँ पर 25, इसमें पूछा गया है खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे माना गया है। विकल्प में है श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या ठाकुर जगमोहन सिंह। तो 25 का सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो 25 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए श्रीधर पाठक। खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक को माना जाता है। और किसने माना है, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह माना था। अगला प्रश्न है शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं। विकल्प में है राष्ट्रवादी कवि, जनवादी कवि, कवि सम्राट या सामंजस्यवादी कवि। तो 26 का सही विकल्प बताना है क्या होगा। तो 26 का सही विकल्प होगा विकल्प डी सामंजस्यवादी कवि। हाँ दोस्तों, मैं आपको वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए नहीं कहता हूँ, किंतु आपको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करना है। अपने मित्रों को इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 27, इसमें पूछा गया है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। तो पहला विकल्प पढ़ के सुना देता हूँ, आंसू ग्रंथि यामा बेला। तो बताइए ये रचना अनुक्रम के अनुसार कैसी होंगी, कौन सा सही विकल्प होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 27 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, सबसे पहले ग्रंथि, उसके पश्चात आंसू, फिर यामा और सबसे अंत में बेला। 27 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 28, इसमें पूछा गया है तारसप्तक के कवियों में शामिल नहीं है। विकल्प में है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह। 28 का सही विकल्प बताइए कौन से तारसप्तक में सम्मिलित नहीं है। यहाँ तारसप्तक का अभिप्राय है जो प्रथम तारसप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था उसमें कौन शामिल नहीं थे। वैसे तो सभी तारसप्तक के अंतर्गत आते हैं, पर प्रथम तारसप्तक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो 28 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो तारसप्तक को प्रथम तारसप्तक कहा जाता है क्या नहीं। तो दोस्तों नहीं कहा जाता तारसप्तक को प्रथम तारसप्तक, तारसप्तक को तारसप्तक ही कहा जाता है। तो जो अज्ञे जी थे, नेमिचंद्र जैन थे, रामविलास शर्मा थे, ये तारसप्तक के अंतर्गत आते हैं। और जो शमशेर बहादुर सिंह हैं ये दूसरे तारसप्तक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से आपको एक तथ्य और बता देता हूँ, जो अज्ञे जी हैं इनका आपको पूरा नाम याद रखना है। अगर कभी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अज्ञे का पूरा नाम क्या है। अगर आपने याद नहीं रखा होगा तो आप वहाँ पर हड़बड़ा जाएंगे और गलत उत्तर दे देंगे। तो अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। ये 4 नाम आते हैं इनके नाम में। पहले आएंगे सच्चिदानंद, फिर हीरानंद, फिर वात्स्यायन, फिर अज्ञे, ठीक है ना। ये याद रखना आपने। प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे कई बार ये। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, अगर मैं वीडियो को थोड़ा धीरे बोलता हूँ या फास्ट बोलता हूँ, आप अपने हिसाब से इसे ठीक करिएगा। इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप।
अगला प्रश्न है 29। इसमें पूछा गया है नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया था। विकल्प में है अज्ञे, गजानंद माधव मुक्तिबोध, मलयच या शमशेर बहादुर सिंह। तो 29 का सही विकल्प हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे के द्वारा नई कविता नाम दिया गया था। 29 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30। इसमें पूछा गया है हिंदी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प में है देवीशंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, मधुरेश। तो सही विकल्प यहाँ पर 30 का हो जाएगा। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के रचनाकार हो जाएंगे देवीशंकर अवस्थी। 30 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा 31। इसमें पूछा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का स्थापना वर्ष क्या है। विकल्प में है 1800 ईस्वी, 1805 ईस्वी, 1807 ईस्वी या 1810 ईस्वी। बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों ये वाला। आशा करता हूँ कि सभी इसके सही उत्तर देंगे। ठीक है, तो चलिए 31 का सही विकल्प बताइए क्या होगा यहाँ पर। तो 31 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड बेलेजली के द्वारा की गई थी। और क्यों की गई थी? टीपू सुल्तान पर विजय प्राप्त करने के उपरांत। ठीक है, और जो जॉन ग्लिकराज थे ये पहले अध्यक्ष इसके थे। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 32। प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था। विकल्प में है बनारस, कलकत्ता, आगरा या लखनऊ। सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो 32 का सही विकल्प हो जाएगा सी, आगरा। जो प्रजा हितैषी अखबार था ये आगरा से निकलता था। 32 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 33। इसमें पूछा गया है प्रसाद का कौन सा नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है। विकल्प में है विशाख, कामना, करुणालय, अजातशत्रु। तो यहाँ पर जो 33 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए, विशाख। तो जो विशाख है जयशंकर प्रसाद का नाटक है और राजतरंगिणी पर आधारित है ये। बाकी कामना, करुणालय और अजातशत्रु ये भी प्रसाद जी के ही नाटक हैं। अगला प्रश्न है 34। धरती धन ना अपना उपन्यास के लेखक कौन होंगे। बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों ये वाला। अगर आपने अभी तक ये जो उपन्यास है नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप एक बार इसे अवश्य पढ़िए। बहुत सुंदर उपन्यास है। ये दलितों के ऊपर आधारित है और ये पंजाब प्रांत है वहाँ से संबंधित उपन्यास है। 34 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, जगदीश चंद्र। अगला प्रश्न है 35। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। विकल्प में है जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी या हिंदी। तो यहाँ पर 35 का सही विकल्प बताइए। तो 35 का सही विकल्प हो जाएगा फ्रांसीसी भाषा का शब्द होगा रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है 36। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो जो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे पूछा गया है। विकल्प में भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम या प्रेमचंद। तो 36 का सही विकल्प हो जाएगा बाबू तोताराम के द्वारा भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 37। पूछा गया है निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था। ये हिंदी साहित्य से बात की गई है। ठीक है, विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञे या महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सर्वप्रथम नवाजा गया था। तो जो सुमित्रानंदन पंत थे ये उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इनका जन्म माना जाता है, कुमाऊं के अंतर्गत। अल्मोड़ा या कुमाऊं है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है इस टाइम। और कई बार ये पूछा जाता है कि जो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो ये सुमित्रानंदन पंत को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर 37 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 38। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में
बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास कौन सा है? निम्नलिखित में से बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास कौन सा होगा? आनंद मठ, सुहाग के नूपुर, दुख मोचन या विषाद मठ? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, विषाद मठ। ये बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है 29, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन होंगे? विकल्प में है देवीशंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह या अज्ञे जी। तो कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक होंगे डॉक्टर नामवर सिंह। ये इनकी आलोचनात्मक पुस्तक मानी जाती है। 39 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40, हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विकल्प में है शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। तो सही विकल्प यहाँ पर 40 का हो जाएगा। त्रिलोचन शास्त्री के द्वारा सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। इन्हें सानेट का विशेषज्ञ भी माना जाता है। अगला प्रश्न है 41, प्रति परिकथा उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन या जैनेन्द्र? तो यहाँ पर 41 का सही विकल्प हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। प्रति परिकथा उपन्यास के लेखक होंगे ये। 41 का सही विकल्प बी हो जाएगा। इसके पश्चात आपको एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपने बताना है बाणभट्ट की आत्मकथा ये किसकी रचना है और इसकी विधा क्या है। ये दो प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये दोनों आपने कमेंट में अवश्य बताने हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 42, इसमें पूछा गया है आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है? विकल्प में है निर्मल वर्मा, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र या डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर 42 का सही चयन करें, क्या होगा? तो 42 का सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक या निबंधों का संग्रह हो जाएगा आस्था की चरण। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 43, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है? झोंपड़ी से राजभवन तक, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, जूठन। तो 43 का सही विकल्प हो जाएगा अपने अपने पिंजरे। ये दलित आत्मकथा है हिंदी की प्रथम। ठीक है। इसके पश्चात आपको जो दूसरी पुस्तक या आत्मकथा में रेकमेंड करूंगा तो ये है जूठन। अवश्य पढ़िए दोस्तों, बहुत सुंदर और मार्मिक तथ्य यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। जूठन को भी आपने पढ़ना है, कभी समय लगे, या अगर आपको PDF चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हो, मैं आपको ये दिलवा दूंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 44, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रेमचंद का जीवनीकार नहीं है। तो बताना है कि निम्न में से ऐसा कौन सा रचनाकार है जिसने प्रेमचंद पर जीवनी नहीं लिखी थी। विकल्प में है अमृत राय, हंसराज रहबर, शिवरानी देवी या मदन गोपाल। तो 44 का सही उत्तर देना है आपने। तो जो प्रेमचंद्र पर जीवनी नहीं लिखी थी, हंसराज रहबर ने नहीं लिखी थी। बाकी अमृत राय, शिवरानी देवी या मदन गोपाल, इन तीनों ने ही प्रेमचंद पर जीवनी लिखी गई है। जो अमृत राय है ये प्रेमचंद्र के सुपुत्र थे और जो शिवरानी देवी है ये इनकी पत्नी थी और मदन गोपाल ने इनके ऊपर जीवनी लिखी है। ठीक है। अगला प्रश्न है 45, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय। तो 45 का सही विकल्प कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प सी, केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है ये इनका काव्य संकलन हो जाएगा। 45 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में आत्मजयी के रचनाकार कौन होंगे? आत्मजयी के रचनाकार का बताना है नागार्जुन, कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी, नरेश मेहता। तो 46 का सही विकल्प होगा विकल्प बी, कुंवर नारायण के द्वारा आत्मजयी को लिखा गया है। ये एक तरह से खंड काव्य माना जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह है 47, इसमें पूछा गया है निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? विकल्प में है जूही की कली, तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति, तुलसीदास।
तो यहाँ पर जो 47 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा सरोज स्मृति। निराला ने सरोज स्मृति की रचना की थी और इसे हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने अपनी पुत्री की यादों में रचना की है। ठीक है, बाकी जो जूही की कली है, तोड़ती पत्थर है, तुलसीदास है, इसके पश्चात राम की शक्ति पूजा है, ये भी इनकी रचनाएं मानी जाती है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और जो जूही की कली है ये सर्वप्रथम इनके द्वारा लिखी गई कविता मानी जाती है। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं सरस्वती के संपादक, इन्होंने इसे छापने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, ये है 48। इसमें पूछा गया है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? विकल्प में है इलाहाबाद, पटना, भोपाल या लखनऊ। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 48 का, ये हो जाएगा विकल्प डी, लखनऊ। जो प्रगतिशील लेखक संघ है इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ शहर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, यात्री नाम से भी कविताएं लिखने वाला रचनाकार कौन है? तो बताना है किसने यात्री नाम से भी कविताएं लिखी हैं। विकल्प में है नागार्जुन, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल। तो 49 का यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, नागार्जुन। जो नागार्जुन थे ये यात्री उपनाम से भी रचना करते थे। उपनाम के संबंध में मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन होंगे? विकल्प में है राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अश्क या लक्ष्मी नारायण लाल। तो 50 का यहाँ पर जो सही विकल्प होगा उसका उत्तर बताना है आपने। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी, उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी हो जाएगी स्वर्ग की झलक। और जो राम कुमार वर्मा है इन्हें जो एकांकीकार किए या सर्वप्रथम इनके द्वारा एकांकी को जन्म दिया था ऐसा माना जाता है राम कुमार वर्मा के द्वारा। ठीक है, बाकी जो भुवनेश्वर है इनकी जो तांबे की कीड़ है प्रसिद्ध एकांकी है। और जो लक्ष्मी नारायण लाल है इनकी जो प्रसिद्ध नाटक रचना मानी जाती है तो ये है मिस्टर अभिमन्यु, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है 51। इसमें पूछा गया है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन होंगे? विकल्प में है निर्मला जैन, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या बच्चन सिंह। तो 51 का जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प भी, नंद दुलारे वाजपेयी की रचना हो जाएगी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है 52। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन होंगे? विकल्प में है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, गजानंद माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। तो 52 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना हो जाएगी एक साहित्यिक की डायरी। इसके पश्चात आपको आज का तीसरा प्रश्न छोड़ देता हूँ। आपने बताना है कि जो अंधेरे में एक फैंटासी में रचित कविता है ये किसकी रचना होगी अंधेरे में? अगला प्रश्न है 53। इसमें पूछा गया है किस रचना पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो जो ये प्रश्न है पूर्णतः गलत है। यहाँ पर जो आना था, यहाँ पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है केदारनाथ सिंह को नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आता कि केदारनाथ सिंह को किस रचना पर व्यास पुरस्कार दिया गया था तो ये हो जाता आपका उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। ये लिखिए दोस्तों इसे, उत्तर कबीर और अन्य कविताओं पर क्या है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, इस पर मिला था केदारनाथ सिंह को व्यास पुरस्कार। ठीक है, इसके पश्चात अगर पूछा जाता कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार केदारनाथ सिंह को किस रचना पर मिला है तो ये हो जाना था अकाल में सारस। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 54। इसमें पूछा गया है चंद हसीनों के खतूत के लेखक कौन होंगे? विकल्प में है बालमुकुंद गुप्त, भगवती चरण वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 54 का सही विकल्प बताना है आपने। हाँ, अगर आपको लगता है मैं धीरे या फास्ट पढ़ा रहा हूँ
तो आप वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 54 का जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी, पांडे बेचन शर्मा की रचना हो जाएगी चंद हसीनों के खतूत। सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55, माटी की मूर्तियों के रचनाकार कौन हैं? विकल्प में है फणीश्वर नाथ रेणु, विवेकी राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा। 55 का यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना हो जाएगी माटी की मूर्तियाँ। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है ये किस विधा की रचना है, तो ये रेखा चित्र है इनका। इसमें जो रामवृक्ष बेनीपुरी है इनके द्वारा लगभग 13 रेखा चित्रों को प्रस्तुत किया गया है, और जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो वो रजिया नाम का रेखा चित्र प्रसिद्ध है, ठीक है ना। माटी की मूर्तियों के अंतर्गत आते हैं ये रेखा चित्र। 55 का जो सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? विकल्प में है 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, बाबा भारती या सुखमय जीवन। तो दोस्तों ये प्रश्न भी गलत है। प्रश्न इस प्रकार से होता, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? तो यहाँ पर होना था विकल्प डी, सुखमय जीवन इनकी कहानी मानी जाती है, ठीक है ना। इसके पश्चात जो उसने कहा था ये भी इनकी प्रसिद्ध कहानी है, जो ये युद्ध के पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। उसने कहा था लहना सिंह इसका प्रमुख पात्र है, ठीक है। यहाँ से आपको आज का चौथा प्रश्न छोड़ता हूँ। आपने बताना है कि जो 11 वर्ष का समय है ये किसकी कहानी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 57, इसमें पूछा गया है ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार कौन होंगे? विकल्प में है संजीव, राकेश वत्स, रणेंद्र या चित्रा मुदगल। तो 57 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएंगे विकल्प सी, रणेंद्र ग्लोबल गांव के देवता के रचनाकार होंगे। अगला प्रश्न है 58, हिंदी यात्रा संस्मरण आखिरी चट्टान तक के लेखक कौन है? चलिए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा मोहन राकेश, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है जमाने में हम आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं? मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, निर्मला जैन या मैत्रेयी पुष्पा। 59 का सही उत्तर दीजिए। तो जो जमाने में हम आत्मकथा के रचनाकार होंगे निर्मला जैन। 59 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60, निम्नलिखित संस्मरणों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, पद्म पराग सबसे पहले, फिर जंगल के जीव, फिर हमारे आराध्य और सबसे अंत में आएंगे पथ के साथी। 60 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर 61, इसमें पूछा गया है बादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विकल्प में है लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा और चंबा। तो यहाँ पर अब हमारे जी के स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर। तो जो बादल हिमनद है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित होगा। यहाँ पर जो सी होगा सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 62, इमला बिमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विकल्प में है चंबा, कुल्लू, मंडी या शिमला। तो यहाँ पर जो 62 है इसका सही विकल्प हो जाएगा मंडी। मंडी में है आपकी इमला बिमला घाटी। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो आपको घाटियों के बारे में भी एक बार अवश्य देख के जाना है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 62, इसमें पूछा गया है मानतलाई झील किस घाटी में स्थित है? विकल्प में है आपके समक्ष सैंज, मणिकर्ण, बंजार या नैनगाहर। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, जो मानतलाई झील है ये मणिकर्ण घाटी में स्थित है, ठीक है। मणिकर्ण कुल्लू में स्थित है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 64, हिमाचल के किस क्षेत्र में मिंदल बासनी देवी की मान्यता है या मंदिर स्थित है? विकल्प में है डोडरा कवार, पांगी, सांगला या राजगढ़। तो 64 का सही विकल्प बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पर 64 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, पांगी। जो मिंदल वासनी देवी मंदिर है या मान्यता है ये आपके चंबा के पांगी में है। बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 65, इसमें पूछा गया है वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। विकल्प में है डांगी, करथी, हरण या कमर। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, डांगी वह लोक नृत्य है जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। 65 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में निम्नलिखित में से किसे प्राचीन मान्यता प्राप्त नहीं थी या प्राचीन पहाड़ी रियासत नहीं थी। विकल्प में है चंबा, कांगड़ा, कुल्लू या सुकेत। तो 66 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा सुकेत। जो सुकेत है ये प्राचीन पहाड़ी रियासतों में शामिल नहीं थी, बाकी चंबा, कांगड़ा और कुल्लू थी। अगला प्रश्न है 67, इसमें पूछा गया है 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था। ये पूछा गया है 1948 के हिसाब से, ठीक है ना। विकल्प में है मंडी, महासू, सिरमौर या चंबा। तो ये सही विकल्प हो जाएगा विकल्प भी महासू। 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो महासू जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला बना था। अगला प्रश्न है यहाँ पर 68, इसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है। विकल्प में है हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी या चंबा। तो बताइए 68 का सही विकल्प क्या होगा। तो 68 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, हमीरपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत राशि अनुदान के लिए दी जाती है। विकल्प में है 80%, 85%, 90% या 95%। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा 90% राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है 70, इसमें पूछा गया है भेड़ व ऊन के विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म हमीरपुर जिले में किस स्थान पर स्थित है। विकल्प में है नेरी, ताल, डिडवी, टिक्कर या रैल। तो सही विकल्प यहाँ क्या होगा, यहाँ पर 70 का। तो सही विकल्प हो जाएगा ताल में यह भेड़ प्रजनन स्थित होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर 71, इसमें पूछा गया है सुगम्य भारत अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विकल्प में है अनुसूचित जातियों से, अनुसूचित जनजातियों से या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों से या परित्यक्ता महिलाओं से। 71 का सही विकल्प क्या होगा। तो ये हो जाएगा विकल्प सी, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए सुगम्य भारत अभियान चलाया गया था और इससे इसका संबंध है। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पर आपको बता दूं हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी और एलटी कमीशन और एलटी टेट के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। नंबर है 8193121229। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 72, मणिपुर की सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने लगभग कितने वर्षों तक अनशन किया था या अनशन पर वे रहे थे। विकल्प में है 4 वर्षों तक, 8 वर्षों तक, 12 वर्षों तक या 16 वर्षों तक। 72 का सही विकल्प बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पर 72 का सही विकल्प हो जाएगा 16 वर्षों तक इरोम शर्मिला ने मणिपुर में अनशन किया था। अगला प्रश्न है 73, इसमें पूछा गया है भारत के किस राज्य में गौ सेवा आयोग स्थापित किया गया है। विकल्प में है गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या असम। तो 73 का सही विकल्प क्या होगा। तो ये हो जाएगा, ये स्थापित किया गया है हरियाणा में। और पूछा जाए कब स्थापित किया गया था, तो 2010 में। इसका भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 74, इसमें पूछा गया है 2016 के रक्षाबंधन के अवसर पर 18 अगस्त को निम्नलिखित में से किसे राजस्थान सीमा पर सैनिकों की राखी बांधने के लिए चुना गया था। विकल्प में है अनुप्रिया पटेल,
स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण या सुषमा स्वराज। तो सही विकल्प का चयन करना है आपने, क्या होगा 74 का। तो ये हो जाएगा विकल्प ए, अनुप्रिया पटेल को चुना गया था। अगला प्रश्न है 75। मेनका गांधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत किस दिन को बेटी दिवस के रूप में मनाने का अभियान शुरू किया था? विकल्प में 26 जुलाई, 30 जुलाई, 6 अगस्त या 11 अगस्त। तो यहाँ पर 75 का सही विकल्प हो जाएगा 11 अगस्त को मेनका गांधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत बेटी दिवस के लिए चुना था। अगला प्रश्न है 76। इसमें पूछा गया है रियो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले शरणार्थी दल में कुल कितने खिलाड़ी हैं? तो ये उस समय के करंट अफेयर के क्वेश्चन है, चलो फिर भी बता देता हूँ। जीके के क्वेश्चन अभी ये बन गए हैं। विकल्प में है 5, 10, 15 या 20। तो 76 का सही विकल्प क्या होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प बी 10। रियो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले शरणार्थी दल में कुल कितने खिलाड़ी हैं? 10। 76 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77। तो इसमें आपसे पूछा गया है 15 अगस्त 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसके सम्मान में एक स्टैंप जारी किया? विकल्प में है उस्ताद अजमत अली खान, AR रहमान, MS सुब्बालक्ष्मी या अमिताभ बच्चन। तो 77 का सही विकल्प क्या होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प सी, MS सुब्बालक्ष्मी के लिए स्टैम्प पेपर जारी कर दिया था 2016 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। इसे भी ध्यान रखिएगा, ये अब जीके के प्रश्न बन गए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है 78। कोमागाटा मारू घटना जिसमें लगभग 20 भारतीय कलकत्ता बंदरगाह पर भारतीय ब्रिटिश पुलिस के हाथों मारे गए किस वर्ष घटित हुई थी? विकल्प में है 1910, 1914, 1916 या 1919। 78 का सही विकल्प क्या होगा बताइए? तो 78 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी 1914। कोमागाटा मारू घटना ये 1914 में घटित हुई थी, जिसमें लगभग 20 भारतीय कलकत्ता बंदरगाह पर भारतीय ब्रिटिश पुलिस के हाथों मारे गए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 79। इसमें पूछा गया है क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो रूज वहाँ के महान क्रांतिकारी और भूतपूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो के क्या लगते हैं? देखो कितना सुंदर प्रश्न है। क्यूबा के राष्ट्रपति, क्यूबा देश है, वहाँ के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो रूज वहाँ के महान क्रांतिकारी और भूतपूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो के क्या लगते हैं? तो ये पूछा गया है। विकल्प में है पुत्र, भाई, पौत्र या इनमें से कोई नहीं। तो 79 का सही विकल्प क्या होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प बी, ये भाई लगते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 80। इसमें पूछा गया है ब्रिटेन में जून 2016 को हुए जनमत संग्रह में लगभग कितने प्रतिशत वोट यूरोपीय संघ को छोड़ने के पक्ष में पड़े थे? विकल्प में है 51.9%, 52.63%, 54.47% या 55.92%। तो 80 का सही विकल्प क्या होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प ए 51.9%। ब्रिटेन में जून 2016 को हुए जनमत संग्रह में 51.9% वोट यूरोपीय संघ को छोड़ने के पक्ष में पड़े थे। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये जनमत संग्रह कब किया गया था? जून 2016 को, याद रखिएगा। अब ये जीके के क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 81। निम्न में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? विकल्प में है राजस्थानी हिंदी, पंजाबी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो 81 का सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प भी, पंजाबी हिंदी हिंदी की उपभाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी राजस्थानी हिंदी आती है, बिहारी हिंदी आती है और पहाड़ी हिंदी भी आती है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर 82। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। विकल्प में है कौरबी, ब्रजभाषा, बुंदेली या बघेली। तो 82 का सही विकल्प बताइए क्या आएगा। तो ये हो जाएगा विकल्प डी, बघेली जो है ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी कौरवी, बुंदेली और ब्रजभाषा आती हैं। अगला प्रश्न है 83। पूछा गया है निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है। कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है। विकल्प में है ह, श, श, स। तो सही विकल्प का उत्तर बताइए। तो 83 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, जो ह है यह सघोष ध्वनि नहीं है, बाकी सभी होंगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 84। प्रारंभ शब्द में प्र वर्ण का स्वरूप है। तो बताइए क्या होगा 84 का। तो जो प्रारंभ वर्ण है इसमें प्र वर्ण का स्वरूप होगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी के अनुसार। जो प है इसमें हलंत लगेगा, फिर जमा, फिर र। इस प्रकार से प्र वर्ण का स्वरूप होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 85। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है। विकल्प में है अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र या गदाधर भट्ट। तो चलिए ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं, आपने बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा 85 का। अगला प्रश्न है 86। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है। विकल्प में है विद्याधर, भट्ट, केदार, श्रीधर और जगनिक। तो 86 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा जो विद्याधर थे ये रासो ग्रंथकार के तौर पर नहीं जाने जाते हैं। बाकी भट्ट, केदार, श्रीधर और जगनिक ये तीनों ही रासो ग्रंथकार के तौर पर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 87। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। विकल्प में है 342, 343(1), 344 या 345। तो 87 का सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर 87 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प भी 345(1) में हिंदी राजभाषा को दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 88। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। विकल्प में है गरीब, गरीबी, गरीबों या गरीबतम। 88 का सही विकल्प क्या होगा। तो जो गरीबी है इसमें भाववाचक संज्ञा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 89। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही होगा, उसका चयन करें। चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे प्राकृति, जो प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट है, इनमें से सही का आपने चयन करना है, कौन सा सबसे पहले आया है और कौन सा सबसे अंत में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प डी, सबसे पहले प्राकृत, फिर सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और सबसे अंत में अवहट। अगर इससे पहले संस्कृत आती तो संस्कृत को हम इससे पहले रखते। ठीक है, और इसके पश्चात अगर हिंदी आती तो हम हिंदी को इसके पश्चात रखते। इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 90। इसमें पूछा गया है संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। विकल्प में है 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। तो 90 का सही विकल्प क्या होगा। तो ये हो जाएगा विकल्प बी, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है इसका संबंध भाषाओं से रहा है। बी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर 90। उन्नयन में संधि विच्छेद क्या होगा। उत्जमानयन, उनजमानयन, उनजमानयन या उत्जमानयन। 91 का सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो 91 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए, उत्जमानयन। उन्नयन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 50 लाइक का। जितना जल्दी आप इस टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे उसके पश्चात इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। अर्थात HP PGT हिंदी की
नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की वीडियो आपके समक्ष लाऊंगा, ठीक है ना। तो इसका लाइक याद रखिए, 50 लाइक इसमें कंप्लीट होने चाहिए, उसके पश्चात आपको एक नई वीडियो मिल जाएगी। अगला प्रश्न है 92। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। ये कथन किसका है? विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, जॉन गिलक्राइस्ट, कामता प्रसाद गुरु या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या आएगा? तो ये आ जाएगा विकल्प सी, कामता प्रसाद गुरु। तो जो कामता प्रसाद गुरु हैं वे कहते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। और जो कामता प्रसाद गुरु हैं ये एक व्याकरण शास्त्री के तौर पर भी जाने जाते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 93। इसमें आपसे पूछा गया है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किसका है? विकल्प में है सुनीति कुमार चटर्जी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहाँ पर 93 का सही विकल्प बताइए क्या होगा? तो ये कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है। तो यहाँ पर आपको बता दूं, मेरे द्वारा आपके लिए एक वीडियो पहले बनाई गई है जिसमें बताया गया है कि अगर आप लोग पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और किस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसका जो वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, यहाँ ऊपर इधर आपको एक लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर ना मिले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको एक और वीडियो बना कर दे दी जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि इसका सिलेबस क्या है और आपको किस प्रकार से सिलेबस को पढ़ना है और क्या क्या आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उन दोनों वीडियो को देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। कथन किस आलोचक का है? विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर 94 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, रामचंद्र शुक्ल का कथन हो जाएगा ये आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना होगी। अगला प्रश्न है 95। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग में मिलने गगन में जा रही। स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? असंगति, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान या विभावना। तो 95 का सही विकल्प बताइए क्या आएगा? तो ये आएगा विकल्प भी, अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर दिया गया है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो ये जो पंक्ति है किसकी है? कई बार ये भी पूछा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति हो जाएगी, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है आपने। और साकेत नामक रचना से ये पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है 96। जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो अलंकार होता है। विकल्प में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या प्रतीप। तो यहाँ पर सही विकल्प जो बोर्ड ने जारी किए थे उनके द्वारा माना गया था रूपक या प्रतीप, ठीक है। तो आप प्रतीप को भी मान सकते हो या रूपक को भी, इन दोनों को। जहाँ तक मुझे लगता है सही विकल्प इसका प्रतीप होना चाहिए, क्योंकि जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। 96 का अगला प्रश्न है यहाँ पर 97। अवधि का संबंध हिंदी की किस उपभाषा से है? विकल्प में पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो सही विकल्प हो जाएगा जो अवधि का संबंध रहा है ये पूर्वी हिंदी से रहा है। अगला प्रश्न है 98। निम्न में से कौन सी बोली शौर्सनी अपभ्रंश की है? विकल्प में है बुंदेली, बघेली, मगही या छत्तीसगढ़ी। तो 98 का सही विकल्प क्या होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प ए, बुंदेली का संबंध शौर्सनी अपभ्रंश से रहा है। अगला प्रश्न है 99। इसमें पूछा गया है हिंदी में काल निर्धारण में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो ये होता है क्रिया का।
हिंदी में काल निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्रिया का होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, गुरमुखी लिपि, रोमन लिपि। तो 100 का सही विकल्प क्या होगा? तो 100 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, ये सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। तो ठीक है, अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।